Welcome to our channel Digitizing Education. Students, as you all know that CRSU and MDU has declared about the B.Ed second year exam that the pattern will be MCQ, that is your objective question. So many students were requesting me to prepare MCQ questions for them. So I have started this channel for this purpose. So I hope it will be helpful for you. It will help you to prepare for your exam. So I'm starting with the paper 1, that is knowledge and curriculum, B.Ed second year. Okay, so let us start with the video. And if you have not liked, shared and subscribed our channel, please subscribe the channel because I'm starting with the MCQ series and I'll be making the MCQ of all the subjects of your B.Ed second year. So please subscribe it so that you will know whenever I'll upload any video, and please like and share with all the friends because there are only hardly 20 to 25 days are left, though date sheet is not given by the university till now, but still you have to start preparing. Okay, so please share with all your friends so that they all can take help from this video. So let us start. So our first question is curriculum is. Now it is asking here what is curriculum. Okay, so I have given 4 options here. I have also marked the correct answer so that you can take the screenshot. This is the reason I have marked all the correct answers here. Okay, I am not making it in question and answer format. मैंने सारे करेक्ट ऑप्शन को पहले ही हाईलाइट कर दिया है, मार्क कर दिया है, ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में प्रिपेयर भी कर सको. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज करिकुलम. सो स्टूडेंट्स, जब भी अब आप MCQ में आपका टाइम बेस्ड होएगा तो आपको सारे जो ऑप्शंस है उसका बहुत ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शंस बहुत सिमिलर होते हैं. जैसे अभी ये क्वेश्चन है करिकुलम इज, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है कोर्स, सेकेंड इज सिलेबस, थर्ड इज को करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी इज ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. सो स्टूडेंट्स, करिकुलम में सब कुछ आता है, कोर्स भी, सिलेबस भी, जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं वो भी. तो इसका करेक्ट आंसर यू ऑल नो, इट इज़ ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. सो कई बार हम हड़बड़ी में कोर्स या सिलेबस भी मार्क कर सकते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर. ओके, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस थॉरोली कि क्या होना चाहिए. बिना ऑप्शन पढ़े अच्छे से सिलेक्ट मत करना. ओके, सो द आंसर इज overall activities of an institution. Let us see the second question. The knowledge which is gained through observation and experimentation is, the knowledge which is gained through observation, वो ऐसी कौन सी knowledge है जो हमें observation और experimentation से आती है. ठीक है, so the correct option is scientific knowledge. साइंटिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो हम जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर किसी रिजल्ट में आते हैं. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस इज साइंटिफिक नॉलेज. लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन. डैश इज द फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ द फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म इज जीन पियाजे. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जीन पियाजे. Important factor of curriculum is to help to achieve the, एक करिकुलम हम क्यों बनाते, क्या फैक्ट, किस चीज़ को अचीव करने के लिए. फर्स्ट ऑप्शन इज एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड ऑप्शन इज वैल्यूज एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉब. नो, स्कूल में तो जॉब रिलेटेड ऐसा हम जॉब के लिए तो नहीं स्कूल में करिकुलम बनाते, राइट. एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, सो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, हमारा मेन जो एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम करिकुलम बनाते हैं. किस लिए बनाते हैं, जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो फुलफिल हो सके, इसके लिए हम करिकुलम बनाते हैं. सो द ऑप्शन, द आंसर विल बी बी. बोथ पियाजे एंड विजोत्स्की emphasize the influence of language in learning. So yes or no. So here the answer will be yes. दोनों ने ही
लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस किया था, जो भी इन्होंने थ्योरीज लिखी थी इसमें उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। पोस्टीरियरी नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज रिवील्ड नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। सो स्टूडेंट, पोस्टीरियरी नॉलेज कुछ नहीं है बल्कि एम्पेरिकल नॉलेज को ही पोस्टीरियरी नॉलेज भी कहते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर है एम्पेरिकल नॉलेज। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इवान पावलो, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे एंड विजोस्की। तो इसका आंसर है विजोस्की। मिनी कल्चर इज कंटेंट, क्लासरूम, करिकुलम, होम। सो मिनी कल्चर जो है दैट इज आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम को हम मिनी कल्चर भी बोलते हैं। Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination? कह रहे कि which domain of objective, कौन domain मतलब एरिया, फील्ड, कौन से फील्ड का ऑब्जेक्टिव हम इवेल्युएट नहीं कर पाते जो अभी हमारे सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है उससे। तो इसका आंसर है अफेक्टिव। ठीक है, और हमारे ऑप्शन से अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, नन ऑफ दिस। सो जो अफेक्टिव डोमेन है वो इवेल्युएट नहीं हो पाता प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार नॉलेज एंड करिकुलम बुक को पढ़ लेना, सारे यूनिट्स को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट चारों यूनिट से लिए गए हैं। सो अगर आप सिर्फ इसको MCQ सीरीज़ को देखोगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक या दो बार बुक को पूरा रीड भी कर लेते हो ना, आपको लर्न नहीं करना, मगअप नहीं करना उसको, ठीक है, आपको सिर्फ उसको रीड करना है। आप एक दो बार उसको रीड करके ये सीरीज़ देखो, आप देखना आपको खुद आधे से ज़्यादा आंसर्स पता होंगे। ठीक है, अगर आप उसको थॉरोली एक बार रीड करोगे बुक को तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या है। आपको इसमें अब लर्न नहीं करना कुछ भी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि किस में क्या होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम? नेचर ऑफ करिकुलम क्या है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव, ऑल ऑफ द अबव। सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो है ABC, दैट इज क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड कंजर्वेटिव, दिस थ्री आर द नेचर ऑफ करिकुलम। नेचर को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया होगा या फीचर्स दिया होगा या नेचर दिया होगा, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेचर, योर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही चीज़ है। Scaffolding can be done through the following method except, scaffolding कौन से मेथड से कर सकते हैं? तो scaffolding जो है हम मॉडलिंग से भी कर सकते हैं, थिंक अलाउड, जब हम अलाउड सोचते हैं कुछ तब भी कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग से भी कर सकते हैं, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ग्रुपिंग। नो, बट वो ग्रुपिंग से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताना था कि कौन से मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट, मतलब किससे नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि आप जब अटेम्प्ट करोगे पजल मत होना, बिल्कुल कामली करना क्वेश्चन आंसर्स। जब आप ऑनलाइन दोगे, आपके स्क्रीन में जब क्वेश्चन आएगा वो टाइम बेस्ड होएगा। लाइक अभी जितना नोटिफिकेशन आया है CRSU का, उससे तो पता चल रहा है कि 45 सेकेंड्स का होएगा। सो हड़बड़ाना मत और ऐसे डिले भी मत करना, बट आराम से एक बार क्वेश्चन और आंसर को पढ़ना, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में हमें आते हुए भी हम इनकरेक्ट कर देते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न, या जल्दी में कई बार हम कर देते हैं, नर्वसनेस में कर देते हैं। सो प्लीज़ पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उसमें कई बार बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है। कई बार आपको ऑप्शंस में समझ नहीं आ रहा होता, इतने क्लोज होते हैं उसका, एक दूसरे से मिलते हुए ऑप्शंस होते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा होएगा। सो ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, देन यू अटेम्प्ट द आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन से मेथड से नहीं होता, एक्सेप्ट दिया है। एक्सेप्ट दिया है मतलब ग्रुपिंग होएगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग हम मॉडलिंग से भी कर सकते हैं, थिंक अलाउड से भी कर सकते हैं और क्वेश्चनिंग से भी कर सकते हैं।
Okay, let us see the next question. Constructivism classroom is dash teacher dash. तो अब इसका ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड, pupil centered, activity centered, question centered. So we all know constructivism जो है वो pupil centered ही है. See student, यहाँ पे pupil centered की जगह child centered भी आ सकता है, learner centered भी आ सकता है. Don't get confusion. Okay, कोई confusion मत रखना माइंड में. pupil मतलब स्टूडेंट ही हुआ, चाइल्ड मतलब भी स्टूडेंट ही हुआ, लर्नर कौन है, किसको पढ़ा रहे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, स्टूडेंट कौन है, लर्नर भी है. तो अगर लर्नर सेंटर्ड भी लिखा हुआ आया सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो द आंसर इज कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, जो ये अप्रोच है, वो टीचर सेंटर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये तो चाइल्ड पे फोकस करता है. ठीक है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एक्टिविटी सेंटर्ड, तो हाँ इसमें एक्टिविटीज़ कराया जाता है बट एक्टिविटी सेंटर्ड नहीं है. एक्टिविटी ही सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है स्टूडेंट, जो प्रेफरेंस है वो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे लर्नर्स है, वो ही हमारे इस अप्रोच के सेंटर्ड है कि उनकी हर चीज़ों को ध्यान में रखे कि वो कितना एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं क्लासरूम में. उस तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को यूज़ किया जाता है. सो क्वेश्चन सेंटर्ड वो भी नहीं है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन से भी नहीं होता. सो बेसिकली दिस अप्रोच इज pupil centered, or you can say child centered, or you can also say learner centered. So all these are same. Don't get confused अगर pupil centered की जगह child centered लिखा हुआ है ऑप्शन में. Okay, so just keep in mind all these small points. Which is not the student role in constructivism classroom. एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में स्टूडेंट का रोल इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? नॉट, जस्ट फोकस, नॉट. सो ऑप्शंस आर एक्टिव, पैसिव, कोलैबोरेटर, सेल्फ मॉनिटरिंग. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता है. ठीक है, टीचर्स का पैसिव रोल होता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ मॉनिटरिंग भी करते हैं, वो खुद से देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद मतलब हर चीज़ को पहले इन्वॉल्व होते हैं, खुद चेक करते हैं. तो सेल्फ मॉनिटरिंग भी होगा. कोलैबोरेटर भी इसलिए होगा क्योंकि क्लास में ग्रुप हो जाता है और सब मिलकर करते हैं, कोलैबोरेट करके करते हैं. सो यहाँ आंसर जो है दैट इज़ पैसिव, बिकॉज जो टीचर रोल है ना स्टूडेंट, वो पैसिव होता है. कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में द स्टूडेंट रोल इज एक्टिव and the teacher role is passive. So our next question is focuses on individual internal constructions of knowledge. Whose idea is it? यहाँ एक statement दिया है और पूछ रहे हैं ये किसका आइडिया है. So focuses on individual internal construction of knowledge. इसमें से ये चार जो हमें फिलोसोफर के नाम दिए हैं, इसमें से वो कौन सा है जो किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल को भी आप यहाँ स्टूडेंट कंसिडर करो. ओके, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के को लेकर ही तो सब कुछ कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स के इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हम बिलीव करते हैं. जीन पियाजे जो थे वो बिलीव करते थे कि स्टूडेंट का इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे वो बिलीव करते हैं. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है जीन पियाजे. जस्ट एक बार चैप्टर को रीड कर लो, आपको बहुत इजी होगा इन सब को सॉल्व करने के लिए. आप सारे एमसीक्यू खुद सॉल्व कर पाओगे. रीडिंग कर लो, आपको कोई लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना. ओके, जस्ट रीड इट वंस ट्वाइस, जस्ट रीड इट. एक बार पढ़ोगे, ठीक है, सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. थर्ड टाइम आप एमसीक्यूज देखो. The teachers should create experiences to disrupt student cognitive equilibrium. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टीचर है, the teacher should create experiences. उसको experiences create करना चाहिए, किस लिए? To disrupt student cognitive equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जो कई बार आपको कोई कंफ्यूज करता है ना, that is what known as disrupt student cognitive equilibrium. मतलब मैंने आपको एक क्वेश्चन किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो यस और नो का क्वेश्चन है. ठीक है, आपने मुझे आंसर किया कि इसका आंसर यस होएगा. आई विल टेल यू, अच्छा पक्का यस ही होएगा, चेक कर लो, नो तो नहीं होगा. आर यू श्योर? आर यू लाइक 100% कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर यस ही होगा? तो व्हाट आई एम डूइंग,
मैं आपके कॉग्निटिव, आपके इंटेलेक्चुअल, आपके माइंड में डिसरप्ट कर रही हूँ, मतलब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट ये जानने के लिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर यस है या नो है, और कि आप गेस वर्क कर रहे हैं या आप सिर्फ एक लाइक एस्टिमेशन या अंदाजे से बोल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज हियर। द टीचर्स शुड क्रिएट एक्सपीरियंसेस टू डिस्टर्ब स्टूडेंट कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम। टीचर को करना चाहिए या नहीं? दो ऑप्शंस है हमारे पास, यस और नो। सो आवर आंसर इज यस, टीचर को करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में ये फॉलो होता है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स खुद से सारा एक्टिविटी बेस्ड जब कुछ करते हैं तो टीचर्स उसमें जान के डिस्टर्ब करते हैं, ताकि पता चले कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंट है, कितने श्योर है अपने आंसर को लेके। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो करिकुलम में गाइडेंस किसके लिए होता है? स्कूल के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए। सो द आंसर हियर इज स्टूडेंट्स। Psychological foundation play its role in the development of curriculum, keeping in the view। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है वो किस चीज़, स्टूडेंट के जो डेवलपमेंट होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है जिसको विकास कहते हो। तो जब करिकुलम को डेवलप करते हैं, मतलब जब करिकुलम बनाया जाता है, तो किस चीज़ को वो व्यू में रखते हैं, मतलब किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को जैसे कहते हैं मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। जब भी आपका करिकुलम डेवलप होता है तो हम किस चीज़ को फोकस में रख कर बनाते हैं? स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से, स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर दिया है आप देख रहे हो, ऑल ऑफ द अबव, ये ही ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की नीड भी देखी जाती है, इंटरेस्ट भी देखा जाता है और कैपेबिलिटी। सी अगर हम एक 5th स्टूडेंट के लिए करिकुलम 5th क्लास के लिए बन रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा 5th क्लास के बच्चे का कितना कैपेबिलिटी है, ठीक है। क्या नीड्स होती हैं उस टाइम, क्या क्या नीड्स होती हैं स्टूडेंट की, किस तरह से हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं। एक 5th क्लास के बच्चे में क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि करिकुलम में सिर्फ पढ़ाई नहीं आती स्टूडेंट, करिकुलम में सब कुछ आता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड एवरीथिंग। तो हमको स्टूडेंट का इंटरेस्ट, एक 5 साल के बच्चे का और एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी सब कुछ डिफरेंट होता है। तो जब करिकुलम डेवलप किया जाता है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, स्टूडेंट की क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या कैपेबिलिटी है। सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन ए करिकुलम, ऑप्शन बी क्लासरूम, ऑप्शन सी एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी सोसाइटी। तो सिलेबस किसका पार्ट है? ऑब्वियसली करिकुलम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज करिकुलम। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए और यहाँ पे बोल रहे हैं जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो किसने स्टेट किया था? तो हियर द करेक्ट आंसर इज स्मिथ, उन्होंने ही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रेजेंट किया था। An outline of the topics of a subject to the covered in specific time is called A. Program, B. Syllabus, C. Curriculum, D. Course। स्टूडेंट आंसर तो आप सब देख ही रहे हो, क्योंकि मैंने सारे आंसर आपके लिए पहले ही मार्क कर दिए हैं। मेरा मार्क करने का यही रीज़न था कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद इनको देख पाओ, ठीक है। बट मैं आपको क्वेश्चन और आंसर समझा रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन क्यों है, ठीक है। सो एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन द स्पेसिफिक टाइम, मतलब सिलेबस में क्या होता है, हमें पता होता है कि इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक हमको इतने टाइम में कवर करने हैं। जब एक टीचर पढ़ाता है क्लास में तो उसको क्या देखना होता है, ये नहीं कि हम पढ़ाई जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई जा रहे हैं। नो, वी हैव टू फॉलो सिलेबस, वी हैव टू फॉलो करिकुलम। और करिकुलम में क्या होता है? सिलेबस होता है, बट करिकुलम में जो है
वो बहुत सारी चीज़ें आती है, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम, म्यूजिक, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन करिकुलम, ओके। बट जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों के बुक के क्या देखना पड़ता है कि अरे मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे फर्स्ट टर्म से पहले इतने चैप्टर तक इतने टाइम में पढ़ाना है, ताकि इतना टाइम रिवीजन के लिए भी हमारे पास रहे। सो यू हैव, जब आप पढ़ाने जाते हो स्कूल में, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। सो द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज सिलेबस। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, सिलेबस और करिकुलम कोर्स, देखो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑप्शंस कितने सिमिलर हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन, ठीक है। इसमें अगर सिलेबस ऑप्शन नहीं होता तो शायद हम करिकुलम को सिलेक्ट करते, अगर यहाँ कोई और ऑप्शन होता सिलेबस की जगह, तब शायद करिकुलम आंसर सही होता। बट यहाँ अभी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से द करेक्ट आंसर इज सिलेबस। सो यू हैव टू read the question thoroughly and you have to read the options also thoroughly and then you have to select. So please, these are very small tips, please keep all this in mind, don't get nervous और अच्छे से पढ़ना। Curriculum organization used for different concept at the same class is curriculum organization used for different concept, अलग अलग concept same class में, ठीक है। तो इस तरह के करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, आप एक बार ये चैप्टर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, लॉजिकल है, ठीक है। तो हियर द आंसर इज हॉरिजॉन्टल। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज, ऑडियो विजुअल एड जो हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। सो one option A is your tape recorder, option B is your television, option C is your radio and option D is your all of the above। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है ये सारे ही है, ठीक है। टेलीविज़न आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, टेप रिकॉर्डर ऑडियो एड है और रेडियो भी जो है वो ऑडियो एड है। तो ऑडियो विजुअल एड ये तीनों ही है। सो द आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, मतलब क्या है जो ध्यान में रखना पड़ता है? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन ऑफ फॉर सर्विस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, नन ऑफ द अबव। सी स्टूडेंट, यहाँ बोल रहे हैं कि करिकुलम जब हम बनाते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या होना चाहिए हमारा। तो यू ऑल नो कि ऑप्शन ए राइट है, बट क्यों है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी क्या दिया है, प्रिपरेशन फॉर सर्विस, मतलब करिकुलम में एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि हमें बच्चों को सर्विस में जाने के लिए प्रिपेयर करना है। नहीं, हम टिल 10th स्टैंडर्ड उनको सर्विस में जाने के लिए नहीं प्रिपेयर करते। इनफैक्ट हम उनको हायर लेवल के ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए ज़रूर प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो हम 10th लेवल तक उनको या 8th लेवल तक हम उनको सर्विस में जाने के लिए नहीं प्रिपेयर करते। पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं, जिस करिकुलम से हमको सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमको वो चीज़ ध्यान में रख के करिकुलम नहीं बनाना। हमको क्या ध्यान में रखना है, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। हर बच्चे का जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो अलग अलग है, राइट। एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके एक्सपर्टाइज अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, सबके वीक पॉइंट और सबके स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। तो सब हर इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हर बच्चा अलग है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर हमें करिकुलम को बनाना है कि जो सबके लिए सुटेबल हो। देयर आर डिफरेंस, देयर इज लाइक इंडिविजुअल डिफरेंस, बट यू हैव टू टेक केयर कि करिकुलम ऐसा हो जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, उन हर बच्चों के लिए सुटेबल हो। The importance of curriculum in the system of education is just like a, बोल रहे कि एजुकेशन के सिस्टम में करिकुलम का इम्पोर्टेंस कैसा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्विस, यहाँ भी वही चीज़ आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, प्रोविज़न ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, नन ऑफ द अबव। तो हमारा मेन वो होता है कि जो करिकुलम बन रहे हैं उससे बच्चों को लेटेस्ट नॉलेज मिले। फॉर एग्जांपल अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया और लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका, उनके करिकुलम में तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है।
करिकुलम में डिफरेंस होगा, प्लस टीचिंग एड्स में भी डिफरेंस होगा, बट स्टिल इंडिया में भी अब चीज़ें वो सारी अडॉप्ट हो रही हैं धीरे धीरे। तो हमारा मेन करिकुलम का एम क्या है कि हमें लेटेस्ट नॉलेज का भी प्रोविज़न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो अब हम वीडियो के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, सो ये सारे प्रोविज़न होने चाहिए। हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई पहले हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे और पढ़ते थे तो अब भी हम उसी को ही फॉलो करेंगे। नो, जो करिकुलम है वो हमेशा लेटेस्ट नॉलेज का प्रोविज़न होना चाहिए। जैसे जैसे न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसको सिस्टम में लाने का प्रोविज़न भी होना चाहिए। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हुज आइडिया इज दिस? स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम आ गया है, तो आप बताओ कौन है इसका? ये है जीन पियाजे। मैंने बताया था कि ये किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के ऊपर, जीन पियाजे। करिकुलम इज सपोज टू, ऑप्शन ए, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बी अचीव द ऑब्जेक्टिव, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट करिकुलम इज सपोज टू कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑब्वियसली स्कूल करता है, और जो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होना चाहिए, जिसलिए हम बनाया गया है। अगर वो अचीव ही नहीं होएगा तो करिकुलम का मतलब क्या है? सो हियर द आंसर इज बोथ ए एंड बी। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, करिकुलम किसका कल्चर रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल, होम, एरिया, सोसाइटी। सो हियर द आंसर इज सोसाइटी। सोसाइटी का ही कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। लाइक हम इंडिया में है तो इंडियन सोसाइटी का कल्चर आप कह सकते हो। ओके, करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, वेदर इन द क्लासरूम और नॉट, इज सेड बाय। ये जो ये ना क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये स्टेटमेंट क्या है? करिकुलम का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला डेफिनेशन कौन से ऑथर ने, कौन से फिलोसोफर ने दिया था? सो हियर द आंसर इज हिल्डा टबा। ओके, तो ये एक डेफिनेशन, इस तरह से भी आप एक बार जब आप रीड करोगे चैप्टर तो डिफरेंट फिलोसोफर्स ने जो डेफिनेशन दिया, आप पूरा लर्न मत करो, बट 2-3 बार उसको पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए किसका कौन सा डेफिनेशन है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। ओके, अगर आप 2-4 बार उसको पढ़ लोगे तो आपको भले ही डेफिनेशन पूरा लर्न नहीं होगा, बट स्टिल आप डेफिनेशन पढ़ के बता पाओगे ये कौन से फिलोसोफर का है। लर्निंग मीन्स अ टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम चेंज, चेंज इन बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। सो हियर द आंसर इज करिकुलम चेंज। द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज syllabus, program, course, all of the above. So here the answer is syllabus. तो जो कंटेंट का जो आउटलाइन है वो उसको हम क्या बोलते हैं? syllabus. Component of curriculum is, करिकुलम के क्या क्या कंपोनेंट हैं? ठीक है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शंस है टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो करिकुलम में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है कि आप क्या क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज, हमारी सोसाइटी का मिरर कौन है? मतलब हमें सोसाइटी का मिरर कौन दिखाता है? दुनिया कैसी है, क्या है? सी, सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला उसका जो एजुकेशन एजेंसी आप बोलो, जो सीखने वाली वो होती है, एजेंसी होती है, वो आपकी फैमिली होती है। ठीक है, बट द सेकेंड वन इज़ योर स्कूल। सेकेंड वन इज़ योर स्कूल। सबसे पहला आपका होता है फैमिली या सोसाइटी भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअल सोसाइटी इतना नहीं होता है, मतलब जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली, पीयर मेंबर। ओके, एंड द सेकेंड वन जो होता है हमारा स्कूल होता है। तो हमें सोसाइटी के बारे में सब पता कैसे चलता है? जब हम स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसका एजेंसी हम कौन होता है? द मिरर ऑफ द सोसाइटी कौन होता है? स्कूल ही होता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मेंटल, बोल रहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें से कौन कौन से हैं? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ऑल ऑफ द अबव। सो ये
तीनों ही जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के ही टाइप है, क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे मेंटली भी अलग होते हैं, फिजिकली भी अलग होते हैं। कोई किसी की हाइट लंबी होती है, कोई किसी की थोड़ी सी शॉर्ट होती है, कोई थोड़ा सा स्किनी होता है, कोई थोड़ा सा फैटी होता है। तो लाइक फिजिकली भी सब डिफ़र करते हैं बच्चे एक दूसरे से, इमोशनली भी डिफ़र करते हैं। कई ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई कम होते हैं, कई थोड़ा सा एंगर होता है, कईयों में थोड़ा सा, तो सब में अलग अलग इमोशनल होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट, फॉर टुडे this much is you just go through the chapters once, एक बार 2 बार आप चैप्टर को पढ़ो, फिर ये MCQ सॉल्व करो। आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए MCQ के, तो आई विल मेक इट फॉर यू। जस्ट मैसेज मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अभी मैंने ये पहली वीडियो डाली है MCQ की। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस, तो मैं अब आपको नॉलेज एंड करिकुलम के नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, क्योंकि सिर्फ इतने क्वेश्चन से तो नहीं होगा, वी हैव टू प्रिपेयर मोर। सो आप पहले चारों यूनिट पढ़ो, और जितने आज इसमें MCQs है उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, ठीक है। उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो और पूछो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए एग्ज़ाम के। सो प्लीज़, मैंने ये वीडियो कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ही आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़, MCQ सीरीज़। सो आप भी शेयर करो अपने फ्रेंड से, ताकि सबको हेल्प मिल पाए, सबको एक आइडिया मिल पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह के। थ्योरेटिकली हम सब पढ़ रहे थे अभी तक कि सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उसी में से ही ऑब्जेक्टिव आना है। तो अगर आपने सब्जेक्टिवली पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको चीज़ें पता है, बट आपको थोड़े से देखने हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं डालती रहूँगी अब वीडियोज MCQ के। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।